बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट, वेलकम टू एवरीडे साइंस लेक्चर। पार्टिसिपेंट, आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन ब्लड कंपोजिशन और ग्रुप्स के बारे में। ये दो चीज़ें हमने स्टडी करनी है कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है और दूसरा चीज़ हमने स्टडी करनी है कि कौन कौन से ग्रुप्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम ह्यूमन ब्लड कंपोजिशन की तरफ आते हैं। इंसान के अंदर जो ब्लड पाया जाता है उसका जो एवरेज वॉल्यूम है वो 5.5 लीटर है और उसकी जो पीएच है वो 7.4 है। पीएच बेसिकली ब्लड के अंदर एसिडिटी और अल्कलिनिटी को शो करती है। अगर पीएच 7 होगी तो वो न्यूट्रल होगा, जैसे कि वाटर है, वाटर की पीएच 7 होती है, जबकि एसिड की पीएच बिलो 7 होती है और अल्कली की पीएच अबव 7 होती है। तो 7.4 वैल्यू शो करती है कि पीएच जो है वो अल्कलिनिटी को शो कर रही है। अब इसकी कंपोजिशन देखी जाए तो इसमें दो मेन चीज़ें आ जाती हैं। एक सेमी लिक्विड पोर्शन है या फ्लूइड पोर्शन है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरा जो है वो सॉलिड पोर्शन जो कि ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। प्लाज्मा जो है ये टोटल ब्लड का 55% है, जबकि ब्लड सेल जो है ये 45% बना रहे हैं। अब अगर हम देखें, सबसे पहले प्लाज्मा को देखते हैं कि प्लाज्मा की क्या कंपोजिशन है। प्लाज्मा के अंदर दो मेन चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा इसमें जो चीज़ पाई जाती है वो वाटर है 90%, जबकि 10% इसके अंदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। अब वो डिजॉल्व सब्सटेंसेस कौन से हैं? उसमें जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है पहले नंबर पर वो है प्लाज्मा प्रोटीन, जिसके अंदर एंटीबॉडीज आ जाते हैं और फाइब्रिनोजन आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ पाई जाती है वो है इनऑर्गेनिक आयंस। इसके बाद कुछ मकदार ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की पाई जाती है, जिसमें ग्लूकोज वगैरह पाए जाते हैं, और इसके अलावा दूसरे कंपाउंड हैं। इसके अलावा नाइट्रोजिनस वेस्ट इसके अंदर पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं और गैसेस पाए जाते हैं। तो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 जो चीज़ें हैं वो हैं जो कि डिजॉल्व सब्सटेंसेस के तौर पर इनके अंदर पाई जाती हैं। ये तो प्लाज्मा वाला पोर्शन है जिसको हम लिक्विड पोर्शन का नाम देते हैं। अब जो हिस्सा सेल पर मुश्तमिल होता है उसमें तीन तरह के सेल्स होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर ये रेड ब्लड सेल आ जाते हैं, दूसरे नंबर आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल, और तीसरे नंबर आ जाते हैं प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है। साइट का लफ्ज जहाँ भी आ जाए उसका मतलब है कि वो सेल को शो कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है वो है लीकोसाइट्स, जो कि वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम है, और तीसरे नंबर पर थ्रोम्बोसाइट जो है, जो कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है। अब सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल के अंदर की तरफ आते हैं। रेड ब्लड सेल जो है मेल और फीमेल में थोड़ा सा फर्क होता है। मेल के अंदर इनकी मकदार 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है, जबकि फीमेल में इनकी मकदार कम होती है, जो कि 4 से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी खास लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है, यानी जिंदगी इनकी 120 दिन तक है। 120 दिन के बाद ये सेल्स खत्म हो जाती हैं। इस तरह से वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट सेल की तादाद जो है वो टोटल 7,000 से 8,000 तक पर क्यूबिक मिलीमीटर में पाई जाती है, जबकि इनकी जिंदगी का दौरानिया या लाइफ स्पैन जो है वो 3 to 4 डेज तक है। वाइट ब्लड सेल जो हैं ये साइज में तो बड़े होते हैं, लेकिन इनकी टाइप्स जो है वो 5 होती हैं, जबकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये साइज में छोटे होते हैं और ये बाई कन्वेक्स होते हैं। रेड ब्लड सेल, जैसा कि पहला पॉइंट ये बताया था, दीज आर बाई कनकेव इन शेप। बाई कनकेव का मतलब दोनों तरफ से अंदर धंसे हुए हैं, ऊपर की साइड से भी धंसे हुए हैं और नीचे साइड से भी अंदर की तरफ धंसे हुए हैं, और हैं ये सर्कुलर शेप में, लेकिन इनके अंदर दोनों साइड पे डिप्रेशन पाया जाता है। इस वजह इनको हम बाई कनकेव का नाम देते हैं। तो ये एक हाफ इसका ट्रांसफर सेक्शन है एक रेड ब्लड सेल का। ये आपको एक पूरा रेड ब्लड सेल शो किया गया। इसमें शुरू में तो न्यूक्लियस होता है जब ये बनता है, लेकिन बाद में न्यूक्लियस इनके अंदर खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैच्योर फॉर्म में हम जो रेड ब्लड सेल देखेंगे उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, दे आर विदाउट एनी न्यूक्लियस। और इनके अंदर जो रेड कलर पाया जाता है वो एक खास प्रोटीन है, खास पिगमेंट है, जिसको हम हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। हीमोग्लोबिन ये शो करता है कि इसके अंदर एक मॉलिक्यूल हीम का होता है जो कि आयरन की प्रेजेंस को शो करता है। इसका मतलब अगर हमारे जिस्म में आयरन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। रेड ब्लड सेल जो कि सुर्ख हैं वो सुर्ख नहीं रहेंगे। तो रेड ब्लड सेल के अंदर सुर्खी जो है वो शो करती है कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है और हीमोग्लोबिन के लिए आयरन दरकार है। इसके साथ अगर देखा जाए तो दूसरे सेल जो पाए जाते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल की निस्बत कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, और इसमें बाज के अंदर न्यूक्लियस
एक पाया जाता है, बाज के अंदर 2 पाए जाते हैं। तो इनके अंदर शेप में काफ़ी वेरिएशन पाई जाती है। टोटल वाइट ब्लड सेल की 5 टाइप्स हैं और हर सेल की टाइप एक दूसरे से वेरी करती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर देखा जाए तो प्लेटलेट्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, छोटी प्लेट लाइक इनकी शेप होती है और ये असल में मेगा कैरियोसाइट सेल्स होते हैं, उनकी डिवीजन से बनते हैं। तो आप ये देख लें कि मुख्तलिफ शेप के ये सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये समझ लें कि फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स, बड़े सेल्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं और इनके अंदर किसी में न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता। तो तीनों के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, इन दोनों के अंदर आपको न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा, जबकि व्हाइट ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस आपको नजर आएगा। तो ये 3 तरह के सेल्स हैं जो कि ब्लड को कंपोज कर रहे हैं। फंक्शन की तरफ अब हम इनके फंक्शन को स्टडी करते हैं। फंक्शन में सबसे पहले प्लाज्मा को देखते हैं। तो प्लाज्मा जो है, इट इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड का लिक्विड पोर्शन है जो कि इसको बना रहा है। और इसमें 7 to 9% जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो कि बीमारियों के खिलाफ डिफेंस का काम करते हैं, दिफा का काम करते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर पाई जाती है वो है फाइब्रिनोजन। फाइबर की तरह की स्ट्रक्चर होती है और ये क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमाने के अंदर मदद देती है। तो खून को जमाने में एक तो प्लाज्मा की ये जो प्रोटीन फाइब्रिनोजन है ये अपना रोल प्ले करती है, और दूसरा प्लेटलेट सेल्स हैं जो कि इसमें हेल्प करते हैं, जिसका आगे जिक्र रहेगा। जो सेल शो किए गए हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं। सेल्स में सबसे पहले नंबर पर या सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं। इनको हम रेड ब्लड कॉर्पसेस भी कहते हैं। और एम्ब्रियो और एडल्ट के अंदर रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन डिफरेंट अंदाज के अंदर होती है। अब एम्ब्रियो के अंदर चूंकि बॉन्ड नहीं बनती हैं, लेकिन उनके अंदर लिवर और सप्लीन पाई जाती है। तो ये लिवर और सप्लीन के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल बनते हैं। जबकि एडल्ट सेल में या एडल्ट के अंदर जब बोन मैरो बन जाती है तो उसके अंदर जो है वो इनकी फॉर्मेशन होती है। इसको हम बोन मैरो भी कहते हैं या रेड बोन मैरो भी कहते हैं, और ये हड्डियों के अंदर पाई जाती है। आम उर्दू जबान इसको आप हड्डियों का गुदा भी कहते हैं, और इंग्लिश के अंदर इनको हम बोन मैरो का नाम देते हैं। तो बोन मैरो वो प्लेस है बोन के अंदर जहाँ पे ये रेड ब्लड सेल बनते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या है रेड ब्लड सेल का, एक तो ये है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, और दूसरा ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आप ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हम फेफड़ों के जो सांस लेकर ऑक्सीजन अंदर लेकर जा रहे हैं वो पहले ब्लड के अंदर जाती है, और ब्लड के अंदर ब्लड रेड ब्लड सेल जो है जिसमें हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करती है, इस ऑक्सीजन को कैप्चर करती है और इसको मुख्तलिफ सेल्स। नेक्स्ट टाइप के जो सेल्स इसके अंदर आ रहे हैं उनको हम वाइट ब्लड सेल्स का नाम देते हैं। वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पसल जो है, जिस तरह रेड ब्लड सेल बोन मैरो के अंदर बनते हैं, इस तरह ये भी बोन मैरो के अंदर बनते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन है, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। दे टेक पार्ट इन बॉडीज इम्यून सिस्टम, यानी बॉडी का दिफा करते हैं। बाहर से आने वाले जो भी जर्म हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनका ये मुकाबला करते हैं। तो इस तरह से ये डिजीज रेजिस्टेंट है। इन्हीं की वजह से बॉडी जो है वो कई बीमारियों से बचा रहता है। इसके बाद लास्ट नंबर पे जो सेल्स आते हैं उनको हम प्लेटलेट्स का नाम देते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये छोटी छोटी प्लेट की शक्ल में होते हैं। ये भी बोन मैरो के अंदर बनते हैं। ये मेगा कैरियोसाइट सेल्स हैं, उनकी ब्रेक डाउन से बनते हैं। और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, दे रिलीज प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन विच हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड एट द इंजरी साइट। तो मेन फंक्शन इसका जो है वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है, खून को जमाने का काम है। तो खून जमाने में एक तो ये सेल खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूसरा एक प्रोटीन रिलीज कर रहे हैं जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का नाम देते हैं, जो कि बाकायदा प्लाज्मा का हिस्सा पाई जाती है। इसी तरीके से एक और फंक्शन, दे कन्वर्ट सॉल्युबल फाइब्रिनोजन, ये भी एक प्रोटीन है, टू इनसॉल्युबल फाइब्रिन, फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करती है। फाइब्रिनोजन सॉल्युबल है, जबकि फाइब्रिन जो है वो इनसॉल्युबल है। तो ये फाइब्रिन जो है क्या करती है, फॉर्म द क्लॉट विद द रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल के साथ एक क्लॉट बनाती है, मंजमद स्ट्रक्चर बनाती है, एंड प्रिवेंट्स ब्लीडिंग ऑफ कट साइड। और कहीं कट लग जाता है तो वहां पे अगर ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो उसको ये रोक देती है, प्रिवेंट करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लेटलेट जो है वो ब्लड क्लॉटिंग करके हमारे कट साइड को ब्लीडिंग से प्रिवेंट करते हैं।
नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो ब्लड से रिलेटेड, वो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स और टाइप्स। ह्यूमन ब्लड की कौन सी टाइप्स हैं या कौन से ग्रुप हैं। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इस पे काम किया वो था कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर कौन था? ये एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन था, डॉक्टर था। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप का, उसका रहने वाला था। तो 1900 के अंदर सबसे पहले उसने ब्लड ग्रुप के बारे में रिसर्च की और उसने एक खास सिस्टम दिया जिसे हम ABO सिस्टम का नाम देते हैं। और बाद में मजीद डिस्कवरी हुई तो RH सिस्टम भी डिस्कवर किया गया। तो दो तरह के सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर हैं। गो के लेटेस्टली जो है वो 43 सिस्टम ब्लड के जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन कॉमनली जो आम वास्ता पड़ता है वो ABO ब्लड सिस्टम है और दूसरा RH सिस्टम है। ABO ब्लड सिस्टम के तहत 4 ग्रुप्स पाए जाते हैं ब्लड के, जिसमें पहला है A ब्लड ग्रुप, दूसरा आ जाता है B ब्लड ग्रुप, तीसरा AB ब्लड ग्रुप और चौथा है O ब्लड ग्रुप। इसी तरीके से इन्हीं ब्लड ग्रुप के साथ एक और सिस्टम पाया जाता है, वो है RH सिस्टम, जो कि RH फैक्टर की मौजूदगी की वजह से होता है। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको हम RH पॉजिटिव का नाम देंगे, अगर वो एब्सेंट है तो उसको हम RH नेगेटिव का नाम देंगे। तो ये जो ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं वो RH फैक्टर की प्रेजेंस या एब्सेंट की वजह से होते हैं। अगर A एंटीजन के साथ RH फैक्टर मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव होगा। अगर RH फैक्टर मौजूद नहीं है तो वो जस्ट A नेगेटिव होगा। तो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव को हम जज कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर। अच्छा, ये बात आपको याद दिलाएं कि RH फैक्टर जो नाम रखा गया है ये एक मंकी है उसके नाम पर रखा गया है, और मंकी का नाम है रेसस मंकी, जिसके स्पेलिंग है RHESUS। ये एक मंकी का नाम है। तो इस मंकी के अंदर सबसे पहले उन्होंने देखा कि सेम ब्लड ग्रुप होने के बावजूद ब्लड आपस में क्लॉट हो जाते हैं। बावजूद इसके कि ए वाले को एक ब्लड लगाया जा रहा है, इसके बावजूद क्लॉटिंग हो रही है। तो पता चला इसके अंदर एक और फैक्टर मौजूद है, एक और एंटीजन मौजूद है, जिसको हम RH पॉजिटिव का नाम देते हैं। तो ये इसके फर्स्ट 2 लेटर्स हैं RH, उसके नाम पे ये रखा गया है। तो इंसान के अंदर ही बाद में पता चला कि इंसान में भी इस तरह के फैक्टर मौजूद हैं, तो उसमें भी A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम एक चार्ट की तरफ आते हैं जिसमें इन तमाम ब्लड ग्रुप्स की डिटेल बताई गई है। पहला खाना जो है शो करता है ब्लड ग्रुप को, दूसरा एंटीजन को, तीसरा एंटीबॉडीज को, चौथा इट कैन गिव ब्लड टू विच ब्लड ग्रुप, और रिसीव किससे ये कर सकते हैं। तो पहला जो ब्लड ग्रुप ए है इसको हम ए ब्लड ग्रुप क्यों नाम देते हैं? इसकी वजह यह है कि इसके अंदर एंटीजन एक प्रोटीन है जो कि पाई जाती है, उसको हम ए एंटीजन का नाम देते हैं। तो जिस ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगी उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, और उसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो बी एंटीबॉडी होगी जो कि बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट जो है वो क्लॉटिंग कर देगी। अगर हम ए वाले को ए का ब्लड ग्रुप लगाते हैं तो ए एंटीजन सेम होने की वजह से उसमें क्लॉटिंग नहीं होगी, लेकिन अगर हम ए को बी वाला ब्लड ग्रुप लगाएं तो ये बी एंटीबॉडी उस बी एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्ट कर देगी, जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो जाएगी। इसका मतलब है कि ए वाले को ए वाला लगा सकते हैं और बी वाले को सिर्फ बी वाला ब्लड ग्रुप लगाया जा सकता है। तो अब देखें ए वाले ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं? ए वाले को दे सकते हैं। और ये रिसीव किससे कर सकता है? ये ए से और ओ दोनों से ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। इस तरह से जिस आदमी का ब्लड ग्रुप बी होगा तो उसके अंदर कौन सी एंटीजन होगी? बी एंटीजन होगी, और एंटीबॉडी होगी ए। और ये एंटीबॉडी क्या करेगी? अगर हम बाहर से ए ब्लड ग्रुप को वाले खून को बी को डोनेट करेंगे तो वो क्या कर देगी? क्लॉटिंग कर देगी। उसको हम एग्लूटिनेशन भी कह सकते हैं, क्लॉटिंग भी कह सकते हैं। तो जिस वजह से वो ब्लड ग्रुप उसको नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बी वाले को बी लगा सकते हैं। और ये कौन लगा सकता है? बी वाला दे सकता है या फिर ओ वाला दे सकता है। इसके बाद आ जाता है ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप शो करता है इसके अंदर दोनों एंटीजन ए और बी मौजूद हैं, लेकिन एंटीबॉडी इसके अंदर कोई नहीं पाई जा सकती। तो इसका मतलब है कि ए बी ओ हम ए बी वाला ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं और ये किसी से भी ब्लड जो है वो ले सकता है। तो बेस्ट ब्लड रिसिपिएंट जो है वो ए बी कंसिडर किया जाता है। तो नीचे भी ये मेंशन किया गया यूनिवर्सल रिसिपिएंट ग्रुप ब्लड का जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप है। जबकि नीचे आ जाए तो ओ ब्लड ग्रुप आ जाता है लास्ट वाला, इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ना इसके अंदर ए होगा ना इसके अंदर बी होगा। जबकि एंटीबॉडीज के अंदर दोनों पाए जाते हैं, ए भी पाया जाता है बी भी पाए जाते हैं। तो अगर हम ओ वाले को कोई भी ए या बी ब्लड ग्रुप लगाएंगे तो उसके अगेंस्ट जो है वो क्लॉटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर
तो इसका मतलब है कि ये ब्लड ग्रुप जो है वो इस ओ वाले को सिर्फ ओ वाला ही लग सकता है, ना ए लग सकता है, ना बी लग सकता है, ना ए बी लग सकता है। लेकिन ये डोनेट हर एक हो सकता है। इट कैन बी गिवन और डोनेटेड टू एवरीवन। तो इसलिए यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप है। उसकी वजह यह है कि ओ ब्लड ग्रुप हम अगर हम ए वाले को लगाएंगे तो ए में एंटीबॉडी बी मौजूद होंगी, जब इसके अंदर कोई एंटीजन है ही नहीं जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी अमल करेगी। इसी तरीके से ओ वाले को अगर हम ए वाला ब्लड ग्रुप बी वाला ब्लड ग्रुप लगाएंगे तो उसमें एंटीबॉडी बी मौजूद है। बी एंटीबॉडी जो है वो रिएक्ट कर सकती है इस बी एंटीजन के खिलाफ, लेकिन यहाँ पे एंटीजन बी पाई नहीं जाती। तो इसलिए ऐसी कोई एंटीजन है ही नहीं जिसके अगेंस्ट दूसरी एंटीबॉडी अमल कर सके। तो इसलिए ओ जो है ये बेस्ट डोनर ब्लड ग्रुप है और ए बी जो है बेस्ट रिसिपेंट ब्लड ग्रुप है। तो ये सब कुछ जो आपको सामने बयान किया गया ये ब्लड ग्रुप के हवाले से है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कौन से ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं और कौन से जो है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव को शो करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ए बी को डिस्कस किया गया है, नेगेटिव को जो है हम आर एच फैक्टर की बिना पर हम डोनेट कर सकते हैं। अब हम ह्यूमन बॉडी के ब्लड के कुछ फैक्ट्स को हम स्टडी करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में या एमसीक्यू फॉर्म में जो पूछी जा सकती हैं। उसमें पहला पॉइंट आ जाता है ब्लड की लंग्स के साथ कनेक्शन को शो करता है। तो पहला पॉइंट शो करता है ब्लड रिटर्न टू हार्ट फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। मेन जो चीज याद रखने वाली वो पल्मोनरी वेन्स है। जब भी पल्मोनरी का नाम आ जाए इसका मतलब इसका तल्लक जो है वो लंग्स या फेफड़ों से है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर जा रही है और पल्मोनरी वेन जो है वो लंग से ब्लड लेकर आ रही है टुवर्ड्स द हार्ट। इसके बाद आर्टरीज दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी while the veins bring blood body back to the heart। तो जितनी भी आर्टरीज हैं वो हार्ट से ब्लड को बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं, चाहे वो लंग्स हैं या रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स हैं। और लंग्स या किसी बॉडी पार्ट से हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल आती हैं, खून लेकर आती हैं, उनका नाम क्या है? वेन्स है। अब ये पूरा जो सर्कुलेशन का टाइम है वो 30 सेकंड है। इट टेक्स 30 सेकंड फॉर ब्लड टू कंप्लीट वन सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। एक बॉडी में पूरी सर्कुलेशन करने के लिए आधा जो है वो 30 सेकंड यानी आधा मिनट इसके अंदर लग सकता है। 1 मिनट के अंदर जो है 60 सेकंड होते हैं, तो आधा मिनट जो है उसके अंदर लगता है। आधे मिनट के अंदर जो है पूरी सर्कुलेशन हो जाती है। इसके बाद ब्लड ट्रेवल 1000 टाइम्स थ्रू द होल बॉडी। पूरे बॉडी के अंदर अगर देखा जाए तो एक दिन के अंदर 1000 गुना इसकी सर्कुलेशन होती है। इसके बाद फिर सर्कुलेशन जो है वो दोबारा से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ह्यूमन ब्लड इज 6 टाइम्स थिकर देन वाटर। इंसान का जो ब्लड है वो वाटर की निस्बत अगर कंपेयर किया जाए तो 6 गुना ज्यादा गाढ़ा है। इसकी डेंसिटी 6 गुना ज्यादा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड की मिकदार मैंने आपको बताई थी कि वॉल्यूम जो है वो 5 लीटर है, 5.5 लीटर पाया जाता है। तो ये 1 मिनट के अंदर जो है वो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो ये है कि हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है उसमें वाइट ब्लड सेल शामिल हैं। तो वाइट ब्लड सेल जो है ये रेड ब्लड सेल की निस्बत साइज में बड़े होते हैं। वेट अगर देखा जाए ब्लड का तो ब्लड का जो वेट है बॉडी की निस्बत अगर कंपेयर किया जाए इट इज़ 1/12 ऑफ आवर बॉडी। अगर बॉडी का वेट जो है वो 12 किलोग्राम है तो उसमें 1 किलोग्राम वजन जो है वो ब्लड का होगा। 12 हिस्से अगर बॉडी का वेट है तो एक हिस्सा जो है वो ब्लड का वेट होगा। तो ये वेट को शो करता है। नॉर्मल पीएच ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये 7.4 है ब्लड, यानी अल्कलाइन लिक्विड पाया जाता है। दूसरा इसमें लिवर और स्प्लीन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जहाँ पे ब्लड सेल बनते भी हैं और ब्लड सेल टूटते भी हैं। तो इसलिए हम लिवर को और स्प्लीन को मुख्तलिफ जो टूटे हुए सेल्स हैं या जो पुराने सेल्स हैं उसका कब्रिस्तान या ग्रेव यार्ड कहते हैं। यानी जो भी सेल जिस्म के अंदर टूटते हैं वो सारे यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं। वो स्प्लीन के अंदर स्टोर हो सकते हैं, वो लिवर के अंदर स्टोर हो सकते हैं। और ब्लड सेल की फॉर्मेशन जो है वो कहाँ होती है? डट की अगर बात की तो बोन मैरो के अंदर होती है। ये भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पे पूछा जा सकता है। इसके बाद सर्कुलेशन के हवाले से अभी तक जो मैंने स्टडी करवाया है वो ये है कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एक और सिस्टम है जो कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, वो है लिम्फेटिक सिस्टम।
जो कि यहाँ पे हमने इन डिटेल डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन उसके अंदर लिम्फ जो है वो लिक्विड के तौर पर काम करता है, जबकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। लास्ट जो पॉइंट आ जाता है वो इसके लास्ट पॉइंट जो है वो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर को शो कर रहा है, जिसकी मिकदार कितनी है 120 और 80, जिसमें एक जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और दूसरा जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अगर ब्लड वेसल डायलेट होगी तो इनकी वैल्यू जो है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी एच जी जो है मरकरी की सिंबल है उसको शो करता है। तो 120 मिलीमीटर जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा और 80 जो है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। तो ये नॉर्मल एक आदमी का ब्लड प्रेशर है, हाई और लो ब्लड प्रेशर। और जब एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो ये ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120 से 160 और इससे भी ऑफ चली जाती है, और ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो 80 से भी कम चली जाती है ब्लड प्रेशर की वैल्यू। तो ये तमाम डिस्क्रिप्शन जो है ये शो करती है कि हमारे ब्लड से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम के अंदर जो पूछी जा सकती हैं। अब उससे रिलेटेड एमसीक्यू जो हैं ये इसके साथ मौजूद है नीचे। ये नीचे एमसीक्यू दिए गए हैं और ये एमसीक्यू 2 पेज पर मजीद हैं। टोटल इनकी तादाद जो है वो 15 है, जिसमें से पहले 5 एमसीक्यू जो है वो आपको मैं करवा देता हूँ। इसमें पहले नंबर जो एमसीक्यू है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज। आप देखें 3 वैल्यूज दी हैं, 3 to 4 लीटर, 5 to 6 लीटर, 8 to 10 लीटर और 10 to 12 लीटर। तो इसमें जो करेक्ट है वो 5 to 6 लीटर है। मैंने आपको वैल्यू बताई थी 5.5 लीटर। तो ये इसकी मकदार है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर, या एवरेज अमाउंट जो है। दूसरा पॉइंट आ जाता है रेड ब्लड कॉर्पसल या सेल्स के हवाले से, ये बनते किस जगह पे हैं। पहला पॉइंट है लिवर, दूसरा है बोन मैरो, इसके बाद है किडनी, और एंड पे आ जाता है हार्ट। और यहाँ पे उसने क्लियर कट शो नहीं किया कि ये एम्ब्रियो के अंदर है या अडल्ट के अंदर है। तो चूंकि एम्ब्रियो के अंदर थोड़ा ही टाइम होता है, ज्यादा टाइम जो है ब्लड की फॉर्मेशन वो एडल्ट के अंदर होती है, तो इसमें ज्यादा जो एक्यूरेट है वो बोन मैरो है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द मेन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट क्या है? कैल्शियम है, क्लोरीन है, आयरन है। तो आपको पता होना चाहिए केमिकली अगर देखा जाए तो इसमें जो हीम जो पार्ट है ग्लोबन का वो आयरन पॉइंट्स में होते हैं, तो इसलिए मेन जो कंपोनेंट है वो आयरन है। नेक्स्ट आ जाता है द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, डिफेंस ऑफ बॉडी, बोथ ए एंड बी। तो अगर आप देखें तो मेन जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो ब्लड करता है, इसलिए ए पॉइंट जो है इसके अंदर करेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएं जो कि 5 नंबर पे आ रहा है, a person of which of the following groups is called a universal donor। यूनिवर्सल डोनर इसमें से कौन सा है? ओ है, ए बी है, ए है, या बी ब्लड ग्रुप है? तो इसमें अगर आप देखें एंटीजन और एंटीबॉडी के हवाले से, तो आप इसको बड़ी इजीली जो है वो कर सकते हैं। आपको पता है कि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीजन नहीं मौजूद होता, तो इसलिए उसको ए वाला ब्लड भी लग सकता है, ए बी भी लग सकता है, और बी ब्लड ग्रुप भी लग सकता है। तो हर तरह के सॉरी ए ओ ब्लड ग्रुप जो है देने के लिहाज से बेहतर है, और ए बी लेने के लिहाज से बेहतर है। ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी पाए जाते हैं, तो इसलिए ओ वाला ब्लड ग्रुप आप इन तमाम ब्लड ग्रुप को लगा सकते हैं। तो इसलिए जो यूनिवर्सल डोनर है वो ओ ब्लड ग्रुप होगा। तो इसी तरीके से रेस्ट ऑफ जो एमसीक्यूज हैं वो आप एज असाइनमेंट जो कर सकते हैं, जिसमें आपने देखना है कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह।